हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में मैं बात करूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की कंडीशन क्या होती है एंड उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो आज मैं बात करूंगा सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आज की वीडियो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग है। ये टर्म मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी जो मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कराई थी जीएसटी की उस वीडियो में। इनकेस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए सो दैट ये वीडियो आपको अच्छा समझ आए। देखिए, इसमें जो टर्म ये यूज हो रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंड इस टर्म का इंपॉर्टेंस, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, जीएसटी का जो पेमेंट होता है उसमें गवर्नमेंट बोलती है कि जीएसटी ऑन सेल, ठीक है, माइनस करना होता है हमें जीएसटी ऑन परचेज। लेट्स सपोज जब हमने कोई आइटम सेल किया उस पर हमारी 50,000 रुपये जीएसटी आई, ठीक है, एंड हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस किए हुए थे, मे बी वो गुड्स में हो सर्विसेज में हो। जब हमने परचेज किए थे तो उस टाइम पे हमने जीएसटी की पेमेंट की थी 40,000। तो जैसे आप भी परचेज करते होंगे लैपटॉप, मोबाइल, उसमें जीएसटी ऐड होके आता है। तो उसी टाइप से अगर कोई बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड है एंड वो जीएसटी की पेमेंट देते हैं तो वो उसको इनपुट बोलते हैं, बेसिकली जीएसटी इनपुट, ठीक है। एंड जो परचेज पे जीएसटी देते हैं वो माइनस कर लेते हैं सेल की जीएसटी से, जो टोटल आता है नेट होकर वो उनको बेसिकली पेमेंट करनी होती है। इसका मतलब ये हो गया, जो इनपुट का इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो भी बिजनेसमैन की लायबिलिटी होगी, टैक्स पेयर की लायबिलिटी होगी, सीधा उसको ये कम कर रहा है इनपुट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लो 50,000 रुपये सेल पर जीएसटी था एंड 50,000 रुपये ही अपना परचेज पे जीएसटी होता, तो जीएसटी की जो लायबिलिटी आती है उसको, टैक्स पेयर को, जीरो आती। तो इट मीन्स गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो माइनस करेगा टैक्स पेयर वैल्यू को उस पर भी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है वो लॉ में क्लियर कर दी जाए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेक्शन 16 में जो भी कवर्ड है वो मैं आज इस वीडियो में कराऊंगा। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड और सेक्शन है सेक्शन 17, 18 एंड 19, ये सेक्शन मैं और किसी वीडियो में कराऊंगा। तो आज जो फर्स्ट सेक्शन है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग सेक्शन 16, वो मैं आज करा रहा हूँ आपको एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो कवर करता है वो करता है सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड इसकी हेडिंग है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जब भी हम परचेज पे जीएसटी की पेमेंट करेंगे एंड उसका अगर हमें क्रेडिट लेना है, मतलब हमें जीएसटी जो सेल्स पे हमने पे किया था उससे माइनस करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या हमारी एलिजिबिलिटी होंगी एंड क्या कंडीशन होंगी, तभी हम उसको माइनस कर पाएंगे, उसका क्रेडिट ले पाएंगे, ठीक है। इसमें सब सेक्शन 1 बोलता है सेक्शन 16 का, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner specified in section 49 be entitled to take credit of input tax charge on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person। देखिए, ये सेक्शन बेसिकली बोलता है जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, वो अपनी गुड्स के केस में, इन केस वो गुड्स परचेज करता है या सर्विस परचेज करता है, उसका आईटीसी का क्रेडिट ले लेगा, बट उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, उनको फॉलो करते हुए लेना पड़ेगा। बट उसमें एक कंडीशन और लगा दी है कि जो भी वो सर्विसेज परचेज करेंगे या अपना गुड्स परचेज करेंगे वो यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज, मतलब या तो मैं यूज कर चुका हूँ उन गुड्स को या मेरा इंटेंशन है कि मैं इन गुड्स को यूज करूँगा इन दी कोर्स, अपने नॉर्मल जो मेरा बिजनेस होता है उसमें, बिजनेस में, और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, या उस बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। तो इट मीन्स ये हो गया, इन केस में कोई गुड्स या सर्विस लेता हूँ एंड मेरी मेन इंटेंशन है कि मैं इसको अपने बिजनेस में यूज़ करूँगा और मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो मैं सब्जेक्ट टू सम कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन उसका आईटीसी ले लूँगा एंड वो अमाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, इसका मतलब है जैसे हमारी बैंक होता है, बैंक की स्टेटमेंट, ठीक है, आपने अगर पासबुक देखी हुई हो या बैंक की स्टेटमेंट देखी हो तो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर्स होते हैं, ठीक है, कि एंड एक होता है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, एक होता है बैलेंस।
तो जब भी लेस सपोज कि हमने कैश जमा किया तो क्रेडिट में 1000 रुपये आ जाएगा एंड बैलेंस में भी 1000 रुपये। फिर हमने मान के चलो एटीएम से 500 रुपये विदड्रॉ कर लिए तो 500 रुपये डेबिट में आ जाएंगे एंड यहाँ बैलेंस दिखाएगा 500। तो इस टाइप से हमें स्टेटमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि किस डेट को हमने बैंक में पैसा डाला, किसको निकाला, एंड उसमें पर्पस भी आता है मतलब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो सेम वे में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एंट्री आती है कि कब कब आपने परचेज की जिसका आपको आईटीसी मिला, ठीक है, वो क्रेडिट हो जाता है एंड जब भी हम उस आईटीसी को यूज़ कर लेते हैं वो अपना डेबिट हो जाता है एंड उसमें बैलेंस भी दिखाता है कि अब आपका कितना आईटीसी बचा हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि आप इन फ्यूचर अपना जीएसटी की पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो एंड उसका टाइप क्या है सारा कुछ उसमें लिखा होता है। ये बेसिकली एक लेजर है लाइक बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब मैं इस सेक्शन को आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स ये सेक्शन बात कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन के रिगार्डिंग। इन केस कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। इट मीन्स पहली कंडीशन में ही डिफाइंड है कि वो बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी में, ठीक है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49। यहाँ ये बात कर रहा है कि जो हम आईटीसी देंगे सब्जेक्ट टू कंडीशन देंगे एंड रेस्ट्रिक्शन देंगे। ऐसे नहीं है कि जो भी आपने परचेज किया आप आईटीसी ले लो, उस पर गवर्नमेंट को राइट है कि वो कंडीशन एंड कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक है, एज मे बी प्रेस्क्राइब, जैसे गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। एंड वो क्या कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है वो हम आगे सेक्शन में बात करेंगे। बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज, ठीक है, ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। एंड क्रेडिट हमें किसका मिलेगा, चाहे हम गुड्स खरीदें या हम सर्विसेज खरीदें। एंड गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन मैं आपको करा चुका हूँ जीएसटी की जो डेफिनेशन वाली क्लास थी उसमें, ठीक है। तो आई होप आपको डिटेल में पता होगा गुड्स की डेफिनेशन एंड सर्विसेज की डेफिनेशन। तो आईटीसी जो मिलेगा हमें गुड्स पे भी मिलेगा, सर्विसेज पे मिलेगा, दोनों पे मिलेगा, ठीक है। बट कंडीशन एक और ये है कि विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। सेकेंड कंडीशन है कि जो हमारी इंटेंशन है वो गुड्स को यूज करने की है अभी, या तो हमने यूज कर लिया यूज्ड, और इंटेंडेड टू बी यूज मीन्स जब हम परचेज कर रहे हैं हमारी इंटेंशन है कि हम यूज करेंगे अपने बिजनेस में, ठीक है। दोनों केस में ये अलाउड होगा। बट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, मतलब मेरे जैसे मान लो मैं रजिस्टर्ड हूँ तो जो मैं गुड्स को परचेज कर रहा हूँ तो मेरी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मैं इनको यूज करूंगा अपने बिजनेस में, ठीक है, हिज बिजनेस। ऐसा नहीं कि मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ बट जो एक्चुअल यूज हो रहा है वो किसी मतलब दूसरी रजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ यूज हो रहा है। एक कंडीशन इसमें ये भी है कि वो मेरे ही बिजनेस में यूज होना चाहिए, ठीक है। एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन। एंड लास्ट में एक कंडीशन डाल दी है कि जो हम आईटीसी लेंगे वो अमाउंट हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी क्रेडिट होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कैसे अपना क्रेडिट होगा, तो उसकी ऑनलाइन रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी होती है, बट वो हो जाता है। वो बेसिकली टैक्स पेयर के हाथ में ही होता है, रजिस्टर्ड पर्सन के हाथ में होता है कि अगर वो रिटर्न फाइल करेगा तो वो उसकी उसमें एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गया सबसेक्शन 1 एंड इसमें जस्ट जनरल बताया है, ठीक है। एंड अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। सबसेक्शन 2 बात करता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड। देखिए ये टर्म बेसिकली पहले भी मैं 1-2 बार आपको करा चुका हूँ। इसका मतलब होता है कि इस सेक्शन में कहीं कुछ क्या लिखा है हमें मतलब नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में एक यूनिक सेक्शन है, कहीं दूसरी जगह और कुछ लिखा है तो मैटर नहीं करता है। आगे बात करें, नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ टू हिम। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव चल रहा है, वहाँ पे तो बता रहा था कि कब एक पर्सन को आईटीसी मिलेगा, बट यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विसेज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। आगे कंडीशन लगा दीजिए है अनलेस, मतलब मिलेगा बट उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करने पे हमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। तो कंडीशन नंबर ए है, ये बोलती है ही इज इन पोजीशन ऑफ ए टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड बाय ए सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब। देखिए पहली कंडीशन ये बोल रही है कि जो भी आईटीसी लेना चाह रहा है, आईटीसी कौन लेगा, जो परचेज कर रहा है, ठीक है। तो जो भी आईटीसी लेना चाह रहा है
उसकी पोजीशन में, मतलब उसके पास होना चाहिए टैक्स इनवॉइस। जब भी हम परचेज करते हैं तो हमें बिल मिलता है, तो वो टैक्स इनवॉइस जिस पे टैक्स चार्ज होता है जीएसटी, उसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। एंड इस टर्म को आप याद कर लीजिए, ये टेक्निकल टर्म है। नॉर्मली तो आप बिल भी बोल सकते हो, लाइक मोबाइल खरीदते हो तो बिल दे दीजिए, बट इन केस जो सेलर है, उसको सप्लायर भी बोल सकते हैं, वो सप्लायर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वहाँ बिल की जगह या इनवॉइस की जगह टैक्स इनवॉइस लिखा होगा। एंड ये मैंडेटरी है कि अगर कोई बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसको जो बिल पर लिखना है टैक्स इनवॉइस ही लिखना है। ठीक है, तो ये भी आप टर्म याद कर लेना। तो उसके पास क्या होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट। ये मैं आपको बताऊंगा डेबिट नोट क्या होता है। ये भी समझिए कि आप एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर आप क्रेडिट ले लेते हो। उसके पोजीशन में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए। किसके इशू किया हुआ, सप्लायर। ऐसे नहीं है कोई भी इशू कर दे, जो सप्लायर है, सेलर है, वही इशू करेगा उस टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट को। रजिस्टर्ड होना चाहिए वो सप्लायर भी अंडर दिस एक्ट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। देखिए कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट के अलावा भी मतलब ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जहां और दूसरे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े। जैसे जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट नहीं होता है, बट हमारे पास होता है बिल ऑफ एंट्री। तो यहाँ पे सच अदर डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि और कोई डॉक्यूमेंट्स भी होंगे तो गवर्नमेंट उसको मतलब इस सब सेक्शन के लिए वैलिड मानेगी आपको आईटीसी देने के लिए। The details of the invoice और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लॉज ए, रेफर टू इन क्लॉज ए, तो ये बात कर रहा है इसकी क्लॉज ए। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो डेबिट नोट इनवॉइस की बात हो रही है क्लॉज ए में, हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड बोलते हैं हम सेल को। ठीक है, and such detail have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। क्लॉज डबल ए में बात कर रहा है कि जो भी टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट की हमने क्लॉज ए में बात की, ठीक है, तो वो बेसिकली जो सप्लायर होगा जिसने सेल की है वो अपनी एक रिटर्न फाइल करता है जिसमें वो सेल्स की डिटेल देता है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं। एंड टेक्निकली इसका नाम है GSTR1। इस रिटर्न का नाम GSTR1 है, बट आप बोल सकते हो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, शॉर्ट में GSTR1। तो वो सप्लायर क्या करेगा, अपनी GSTR1 फाइल करेगा। एंड जब वो अपनी GSTR1 फाइल कर देगा तो ऑनलाइन, क्योंकि ये रिटर्न जाती है, तो जैसे ही सप्लायर अपनी रिटर्न फाइल करता है, सेल की डिटेल अपलोड करता है, तो जो भी परचेजर होता है, ठीक है, जिसने परचेज किया है बायर, तो वो अपना लॉगिन करके ऑनलाइन चेक कर सकता है कि हाँ जी ये डिटेल जिससे मैंने परचेज किया था उसने ऑनलाइन रिटर्न फाइल करके सबमिट कर दिए एंड ये मुझे शो हो रही है। एंड शो तभी होंगी जब वो बंदा रिटर्न फाइल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ है कि उसने वो रिटर्न फाइल कर दी हो, एंड जब जैसे ही वो फाइल कर देगा तो रिसिपिएंट को वो कम्युनिकेट हो जाएंगे कि हाँ जी ये इनवॉइस एंड डेबिट नोट ऑनलाइन आ रहा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है उसके पास वो बिल या डेबिट नोट या दूसरे डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है जो इनवॉइस या डेबिट नोट, बेसिकली यहाँ पे इसको सच अदर डॉक्यूमेंट भी लिखना चाहिए था, बट नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो डॉक्यूमेंट है उनकी उसने रिटर्न भी फाइल कर दी हो, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज में वो सेल के बिल दिखा दिए एंड वो सेल के बिल ऑनलाइन रिसिपिएंट को शो हो रहे हैं उसके पोर्टल पे। ठीक है, सेकंड कंडीशन है रिटर्न फाइल करने वाली। एंड देखिए यहाँ पे बेसिकली मैं रूल 36 आपको पढ़ाऊंगा। एंड रूल 36 पढ़ाने का मतलब है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था ना क्लॉज ए में, सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब, मतलब और दूसरे डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आईटीसी मिल जाएगा। तो रूल 36 में उसी को डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। देखिए इस रूल में क्लॉज 1 है, ये बोलता है द इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल बी अवेलेबल बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है। आप भी ये मानिए फिलहाल कि इसको भी क्रेडिट मिलता है सेम एज जैसे सेलर एंड परचेजर होता है उसमें। ठीक है, ऑन दिस बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये बोल रहा है कि जो आईटीसी मिलेगा कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो उनके बेसिस पे मिल जाएगा। जैसे टैक्स इनवॉइस होगा तब भी मिल जाएगा, एंड टैक्स इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31। देखिए सेक्शन 31 में बेसिकली डिफाइन है कि टैक्स इनवॉइस जो होगा
वो कैसा होगा। यहाँ पे जो इनवॉइस लिखा है, इनवॉइस का मतलब जब हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे होगा टैक्स इनवॉइस। तो इस सेक्शन में लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस कैसे बनेगा। उसमें मतलब जैसे जो भी आपका इनवॉइस होगा उसमें सेलर के डिटेल होना चाहिए, बायर के डिटेल होना चाहिए, उनका एड्रेस, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल, क्या आप सेल कर रहे हो, कितना सेल किया है, क्वांटिटी क्या है, टैक्स कितना लगाया, टोटल वैल्यू कितनी हुई, साइन होने चाहिए, उस टाइप की मतलब उसमें कंटेंट दिया हुआ है कि हमारे इनवॉइस का क्या होगा। तो जो हमारा सेक्शन 31 में इनवॉइस के बारे में बताया गया है वो इनवॉइस होने चाहिए। या फिर सेकंड है एन इनवॉइस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31। देखिए सेक्शन 31 में ऐसा भी कुछ डिफाइंड है कि कभी कभी क्या होता है हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हैं, तो जब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो जीएसटी इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट ने इसी टाइप के कुछ केसेस में बताया है कि इन केस अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवॉइस नहीं मिलता है तो आप खुद ही इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे उसी इनवॉइस की बात कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आप मानिए एक ही इनवॉइस या फिर डेबिट नोट हो उसके बेसिस पे मिल जाएगा। बिल ऑफ एंट्री मीन्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का मतलब हो गया इंडिया के बाहर से अगर हम इंडिया में मटेरियल लाते हैं, जैसे चाइना से हमने मोबाइल खरीदे तो वो मोबाइल चाइना से इंडिया में आएंगे तो ये इंपोर्ट कहलाया जाएगा, ठीक है। एंड जब हम इंपोर्ट करते हैं टैक्स पेइंग जो डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास वो बिल ऑफ एंट्री होती है, उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि क्या मटेरियल आया, किससे आया, इसका कितना जीएसटी लग रहा है, तो बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे मिल जाएगा। एंड हमारा ई है एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस। देखिए जो यहाँ पे मैंने आपको बताया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर ये भी कोई इनवॉइस इशू करता है तो उसके बेसिस पे भी आपको क्रेडिट मिल जाता है। एंड यहाँ पर ये स्पेशली क्यों लिखा गया है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में, क्योंकि इनवॉइस तो यहाँ पे भी लिख रहा था, तो वो आपको जब मैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाऊंगा वहाँ समझ आएगा। अभी आप ये मानिए ये भी जस्ट रजिस्टर्ड पर्सन की तरह है, ठीक है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस हो या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्रेडिट नोट हो उसके बेसिस पर भी हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट थे एंड इसी रूल को हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्लॉज 2 लिखा हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन ओनली इफ ऑल द एप्लीकेबल पर्टिकुलर्स एज स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 are contained in the said document and the relevant information as contained in the said document is furnished in form GSTR 2 by such person। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी हम बेसिकली डॉक्यूमेंट देंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, इन सब डॉक्यूमेंट्स में जो कंटेंट होगा मतलब क्या क्या लिखा होना जरूरी है वो सब रूल में डिफाइंड है, ठीक है। तो ये बोल रहा है इन सब डॉक्यूमेंट्स में वो इस सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए एंड इन जो भी डॉक्यूमेंट्स है हमारी ये डॉक्यूमेंट इनकी रिटर्न ऑनलाइन फाइल हो गई होनी चाहिए, मतलब इनकी डिटेल ऑनलाइन रिटर्न के थ्रू फाइल कर देनी चाहिए। एंड जो रिटर्न जाएगी वो आएगी GSTR 2 एंड ये गवर्नमेंट ने अभी तक लाया नहीं है, ठीक है। अभी तक ये रिटर्न फाइल नहीं होती है तो अभी मैं इसको इसलिए डिटेल में भी नहीं समझा रहा हूँ। सिंपल इसका मतलब है जो गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि इनवॉइस में ये आपको लिखना मैंडेटरी है वो लिखा होना चाहिए एंड जो सेल की डिटेल वो ऑनलाइन फाइल हुई होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको आईटीसी मिलेगा, ठीक है। GSTR 2 में जो भी हम परचेज करेंगे वो सारे डिटेल देंगे बट अभी ये रिटर्न नहीं जाती है। प्रोवाइडेड ये प्रोविजन है, यहाँ कंडीशन अगेन लगा दिया प्रोवाइडेड दैट इफ दिस सैड डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन ऑल द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स बट कंटेन द डिटेल ऑफ। यहाँ ये बोल रहा है कि लेट सपोज ऐसी सिचुएशन होती है कि लॉ में जो जो लिखा हुआ है वो सारा कुछ नहीं लिखा, ठीक है, डज नॉट कंटेन ऑल दी स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ लिखा गया है कि अगर लिमिटेड ये वाली इंफॉर्मेशन अगर उसमें होगी तो भी क्रेडिट मिल जाएगा। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, मतलब ये वो इन्फॉर्मेशन है जो होनी चाहिए जिसके बिना क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या क्या है, डिटेल ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, टैक्स कितना लगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या गुड खरीदी उसका डिस्क्रिप्शन, या सर्विसेज होगी तो उसका डिस्क्रिप्शन, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो हमने बेसिकली सेल की गुड्स की या सर्विसेज की उसकी टोटल वैल्यू क्या है, जो सप्लायर है जो सेल कर रहा है उसका जीएसटी नंबर क्या है, एंड रेसिपिएंट अगर है तो उसका जीएसटी नंबर है या नहीं है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब है कि इस सेल को हम कहाँ पे कंप्लीट माने। एंड देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई को बेस बनाकर हम डिसाइड करते हैं कि टैक्स किस टाइप का लगेगा या टैक्स किसको मिलेगा, ठीक है। इन द केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा।
इनपुट टैक्स क्रेडिट में बी अवेल बाई सच पर्सन। ठीक है, अगर ये जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है ये भी अगर उसमें मेंशन होंगी, स्पेसिफाइड होंगी, तो भी आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, अभी भी रूल 36 ही चल रहा है हमारा। ठीक है, इसमें क्लॉज 3 आ रहा है, फिर उसके बाद 4 पढ़ेंगे, देन ए एंड बी, उसके बाद मेन सेक्शन अपना स्टार्ट हो जाएगा। क्लॉज 3 बात करता है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाई ए रजिस्टर्ड पर्सन in respect of any tax that has been paid in pursuance of any order where any demand, ये डिमांड की बात कर रहा है, has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement और suppression of facts। ये बोल रहा है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, वो उस टाइप का जो टैक्स की अगर उसने कोई पेमेंट की है किसी ऑर्डर के थ्रू, ठीक है, कोई डिमांड निकली थी, अगर उसका कोई टैक्स पे किया है एंड वो जो डिमांड निकली थी उसका रीज़न था कोई फ्रॉड किया हुआ है या विलफुल मिस स्टेटमेंट है या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, अगर इस लिए कोई डिमांड निकली थी एंड इस रिगार्डिंग हमने कोई पेमेंट की है तो उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। फोर्थ क्लॉज बोलता है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 unless the detail of such invoices or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supply in form GSTR1 or using the invoice furnishing facility, and दूसरी condition, the detail of such invoices or debit note have been communicated to the registered person in form GSTR2B। देखिए, ये लगभग मैंने आगे आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी, ये वाले ए वाली, ये लगभग वही बात बोल रहा है। ये बात बोल रहा है कि जो भी हमने बेसिकली रजिस्टर्ड पर्सन ने परचेज की होंगी, इन केस उसके पास कोई इनवॉइस है या डेबिट नोट है, तो उसकी जब तक उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, जब तक जो अपना सप्लायर होगा उसने अपना GSTR1 के थ्रू या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू सेल की डिटेल ऑनलाइन फाइल कर दी है, और जो बायर होगा मतलब परचेजर होगा, उसको जो सेलर ने डिटेल ऑनलाइन फाइल की थी वो उसके पोर्टल पे GSTR2B में आ नहीं गई हूँ। एंड 2B में कब आती है, जैसे सप्लायर या सेलर ऑनलाइन अपनी सेल की डिटेल फाइल करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके 2B में आ जाएगा, मतलब आपको शो हो जाएगा कि इस पर्सन ने आपको सेल शो की है, मतलब ये आपकी परचेज है फ्रॉम दिस पार्टी। तो ये हमारा रूल 36 था। देन अगेन हम मेन सेक्शन पे आ जाते हैं। मेन सेक्शन पे देखिए, सेक्शन 16 की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमने सेक्शन 16 में 2 कंडीशन पढ़ी थी। एक तो ये कि उसके पास टैक्स इनवॉइस या कोई डॉक्यूमेंट उसकी पोजीशन में होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन के, एंड दूसरा था कि उसकी डिटेल ऑनलाइन रिटर्न्स के थ्रू फाइल हो गई हो सेल की डिटेल, एंड जो रिसिपिएंट है या बायर है वो उसके ऑनलाइन पोर्टल पे शो हो रही हो, और ये होती हैं 2A में, GSTR2A में। ठीक है, 2 कंडीशन थी। अब तीसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तीसरी कंडीशन है, ही हैज़ रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। देखिए, पहला था कि बिल हो, एंड एक और स्टेटमेंट जोड़ दी गई है कि उसके पास गुड्स आ गई हों। अब लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एसी लगवाना है। ठीक है, मैंने एसी परचेज कर लिया एंड वो उसी के पास रखा हुआ है। उसने बोला ठीक है कि मैं 1 हफ्ते के बाद आपको डिलीवरी दे दूंगा। ठीक है, तो अब मेरे पास बिल तो है, मीन्स मैं ए वाली कंडीशन पूरी कर रहा हूँ, बट यहाँ बी में मतलब ये तीसरी कंडीशन है, इसमें लिखा हुआ है कि गुड्स रिसीव हो गई हो, तो इट मीन्स मेरे पास बिल तो है बट गुड्स मुझे रिसीव नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब मैं अभी भी क्रेडिट नहीं ले सकता। जब मुझे गुड्स मिल जाएंगे, रिसीव हो जाएंगी, तो मैं क्रेडिट ले सकता हूँ। ये वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी। देन फोर्थ कंडीशन में चेक करता हूँ, BA क्लॉज BA, द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ साइड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज़ नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई ऑनलाइन जो 2A में डिटेल आएंगी, अगर उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो उस तक वो आईटीसी लिमिट नहीं रहेगा, उसको हम सही करा के पूरा आईटीसी ले सकते हैं। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऐड किया गया है। एक्सप्लेनेशन बेसिकली होता है और क्लियरिटी के लिए। ठीक है, इनकेस कोई डाउट रहता है तो एक्सप्लेनेशन के लिए लॉ उसको क्लियर कर देता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट शैल बी डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स और एज द केस मे बी सर्विसेज
कब हम मान लेंगे कि गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो गई। यहाँ पे बेसिकली ये क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी बिजनेस में ऐसा होता है, लेट सपोज कोई टाइल्स जो सप्लायर है जो टाइल्स की सप्लाई करता है जो अपने घर में लगती है, ठीक है, तो वो बंदा यूपी में एंड उसको कॉल आता है दिल्ली से कि मुझे टाइल्स चाहिए, ठीक है, बट क्या है जिस टाइप के टाइल्स उसको चाहिए वो अपने यूपी वाले बंदे के पास नहीं है, तो वो क्या कहता है, वो अपने हरियाणा वाली पार्टी को कॉल करता है कि ऐसे एक पार्टी है उसको दिल्ली में टाइल्स चाहिए। तो इट मीन जो यूपी वाला सप्लायर है वो हरियाणा वाले सप्लायर को कॉल करके बोल रहा है कि हाँ जी ऐसे करो, अपना हरियाणा से टाइल्स आप दिल्ली पहुंचवा दो मेरे क्लाइंट को, एंड हम आपस में जो भी है पेमेंट का सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स यूपी, हरियाणा, ठीक है, एंड दिल्ली। इट मीन्स यूपी वाले ने हरियाणा को कॉल करा, हरियाणा वाले ने दिल्ली में अपना डिलीवरी दे दी। तो इस टाइप का देखिए अभी क्या हुआ है, जब यूपी वाले ने एक्चुअल में जो परचेज होगी वो यूपी वाले की भी होगी, ठीक है, क्योंकि यूपी वाले के कहने से ही ये हरियाणा वाला दिल्ली को सप्लाई कर रहा है। ये हरियाणा वाला जैसे यहाँ सप्लाई कर देगा तो बिल इसको बेच के बोलेगा कि हाँ जी भाई मेरा पेमेंट करो, जैसा मैंने आपको बोला था डिलीवरी दे दिया गुड्स की। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है कि अगर जो मेन सप्लायर है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन पे अगर किसी थर्ड पार्टी को गुड्स सप्लाई हो गई है तो उस केस में डीम्ड मान लिया जाएगा कि गुड्स रिसीव्ड हो गई। एंड ये इसमें लिखा हुआ है वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू ए रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, किसी ने डायरेक्शन दी रजिस्टर्ड पर्सन ने कि हाँ जी किसी रिसिपिएंट को या फिर एनी अदर पर्सन को आप डिलीवरी दे दो, वेदर एक्टिंग एज एजेंट, चाहे वो एजेंट की तरह बात कर रहा हो या और किसी तरीके से, बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कभी भी बोला हो, चाहे जब गुड्स की डिलीवरी स्टार्ट हुई तब या उससे पहले, आइदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स और अदरवाइज, चाहे उसने मतलब अपनी गुड्स को दूसरे को सेल कर रहा है या नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट उसने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, डायरेक्शन दिया है कि हाँ जी मेरे बिहाफ पे किसी दूसरी पार्टी को आप गुड्स दे दो, तो उस केस में जो बंदा ऑर्डर दे रहा है उसको मान लिया जाएगा कि गुड्स रिसीव हो गई, ठीक है। एंड देखिए सर्विसेज के केस में इशू ये आएगा कि सर्विस की पता नहीं चलती कि कब रिसीव हुई है। लेट सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एंड क्लास पूरी हो गई, एंड क्लास में कोई पूछेगा कि हाँ जी आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, तो आप कैसे प्रूव कर पाओगे, आपके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है ना। तो इस केस में ये बोल रहा है वेयर दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर टू एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। एंड देखिए सर्विसेज के केस में क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है अगर जो मेन रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी डायरेक्शन से किसी थर्ड पार्टी को सर्विस प्रोवाइड की गई है तो उसमें भी डीम्ड कर लिया जाएगा कि ये सर्विस उसको मिल गई है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं एक सीए हूँ, ठीक है, एंड आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, एंड एक टीचर है, ठीक है। मैंने क्या किया, इन टीचर को बुलाया, मैंने बोला ऐसा है कि आप मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरे स्टूडेंट को पढ़ा दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली पढ़ा कौन रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। अब ये मुझे बिलिंग करेगा, बट सर्विसेज कहाँ जा रही है, स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ यही बोल रहा है कि अगर सीए के डायरेक्शन पे किसी और पर्सन को सर्विस दी जा रही है तो डीम्ड कर लिया जाएगा कि सीए को मिल गई, ठीक है, इस पर्सन को मिल गई है। तो अभी तक तीसरी कंडीशन ये थी, चौथी कंडीशन ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पांचवी कंडीशन ये आ रही है सी, subject to provision of section 41 the tax charge in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of the said supply and he has furnished the return under section 39। देखिए अब तक तो ये था कि उस बंदे के पास बिल होना चाहिए एंड जो सप्लायर है सेलर उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी होनी चाहिए, एंड इससे पहले हमने ये सेक्शन पढ़ा था इसमें था कि गुड्स रिसीव होनी चाहिए। एंड देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जिस पर्सन ने अपनी रिटर्न फाइल की थी, सप्लायर ने ऑनलाइन सेल्स की डिटेल दिखाई थी, एक कंडीशन ये लगा दी है कि उसमें एक्चुअल में उस बंदे ने टैक्स पे कर दिया होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जस्ट रिटर्न फाइल कर दी बट टैक्स नहीं पे किया। तो इट मीन जब तक आपका सप्लायर जिससे आप परचेज कर रहे हो टैक्स पे नहीं करेगा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि उसने अगर और कोई सी रिटर्न भी सेक्शन 39 में मेंशन है तो वो सारे रिटर्न फाइल कर दी हो, ठीक है।
तो इट मीन्स आपको अपने पास बिल रखना है, एक्चुअल में आपको के पास गुड्स या सर्विसेज की रिसीविंग हो गई हो। थर्ड हमारा है कि उसने अपनी रिटर्न फाइल की हो, एक्चुअल में टैक्स पेमेंट कर दिया हो। तो ये समरी थी कंडीशंस की। अब इसमें प्रोविजन लिखा हुआ है, पहला है प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट अपॉन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा रोड पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन जाती रहती है, मतलब वो पार्ट्स जाते रहते हैं, कोई बहुत बड़ा प्लांट बनता है तो लेट सपोज कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं थी एंड उसको एक बार में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो जो सप्लायर होता है वो बोलता है कि हाँ जी ठीक है, इसको हम 10 बार में भेज रहे हैं, किसी में हम कुछ इक्विपमेंट में रख रहे हैं, किसी में कुछ पार्ट रख देंगे, किसी में कुछ पार्ट। तो इस टाइप से 10 लॉट या इंस्टॉलमेंट में ये आपके पास माल पहुंचेगा। तो यहाँ एक कंडीशन लगा दी है कि जब तक हमारा लास्ट लॉट नहीं पहुंचेगा, रिसीव नहीं होगा, तब तक हम आपको आईटीसी अलाउ नहीं करेंगे। लेट सपोज कि पहले महीने में 10 लॉट में से 9 पहुंच गए बट एक नहीं आया, तो इट मीन्स उस महीने किसी का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। जब लास्ट लॉट आ जाएगा, मीन्स नेक्स्ट मंथ हमारा लॉट आ गया, तो नेक्स्ट मंथ में हमें सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ए रिसिपिएंट फेल टू पे द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days 180 दिन from the date of issue of invoice, और ये 180 days काउंट करेंगे डेट ऑफ इनवॉइस से, by the supplier an amount equal to input tax credit available by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest thereon in such manner as may be prescribed। देखिए ये यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है इन केस अगर हम कोई परचेज करते हैं, ठीक है, अदर देन रिवर्स चार्ज केसेस, रिवर्स चार्ज वाले मैटर को यहाँ से हटा दिया है। इन केस फॉरवर्ड चार्ज वाला मैटर है, हमने कोई परचेज किया एंड उसमें अगर हमने 180 दिन तक उसकी पेमेंट नहीं की इनवॉइस की, चाहे वो गुड्स की वैल्यू हो इवन टैक्स भी, क्योंकि जब हम इनवॉइस देते हैं तो आपने देखा होगा 100 रुपये का आइटम प्लस 10 रुपये जीएसटी, तो 110। तो यहाँ पे बात कर रहा है जब तक आप 110 रुपये पे नहीं करोगे 180 दिन के अंदर अंदर मैंडेटरी। लेट सपोज मैंने 180 दिन में पेमेंट नहीं की, तो यहाँ ये बोल रहा है कि जो आपने 10 रुपये आईटीसी लिया था, ठीक है, उसको आप रिवर्स कर दो, मीन्स हमें वापस पे कर दो विद इंटरेस्ट। एंड ये जो 180 दिन की लिमिट दे दी है गवर्नमेंट ने, ये फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस दी है। तो इट मीन जो अभी तक हमने कंडीशन पढ़ी थी, लाइक हमारे पास इनवॉइस होना चाहिए एंड हमें गुड्स रिसीव हो गई होनी चाहिए एंड सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दी हो, टैक्स ही पेमेंट कर दी हो, तो उसमें पेमेंट का कोई भी क्लॉज नहीं था, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने डाल दिया है। इट मीन्स ये भी एक कंडीशन है कि बायर ने विद इन 180 डेज पेमेंट कर दी होनी चाहिए। इनकेस नहीं की तो जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट था, जितना पेमेंट नहीं किया उसके प्रोपोर्शनेटली जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। आगे बात करते हैं प्रोवाइडेड आल्सो दैट द रेसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल ऑफ द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन पेमेंट मेड बाय हिम ऑफ द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ अलॉन्ग विद टैक्स। एंड यहाँ बोल रहा है एंड जब भी लेट सपोज लेट हो गया, 180 दिन जैसे ही क्रॉस हो गए, हमने अपना आईटीसी रिवर्स किया एंड पे कर दिया, एंड जब भी हम उस सप्लायर की पेमेंट कर देंगे, तो जैसे ही हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे उस टाइम पे हम वापस आईटीसी ले लेंगे, अवेल ऑफ द क्रेडिट ऑफ द इनपुट टैक्स, हमारा राइट बन जाएगा। तब नेक्स्ट हमारा है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 बात करता है वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ क्लेम डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहा है, on the tax component of the cost of the capital goods and plant and machinery under provision of the Income Tax Act. The input tax credit on said tax component shall not be availed. अब लेट सपोज हमने कोई यहाँ पे जो एसेट का नाम दे रहा है, कोई भी कैपिटल गुड्स ली या प्लांट एंड मशीनरी ली, लेट सपोज मैंने कंप्यूटर लिया 50,000 का, ठीक है, एंड उस पर 5,000 जीएसटी थी। तो अगर जिसने अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ा होगा उसको याद होगा कि हम एसेट्स पे बेसिकली डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। तो इस ये सेक्शन बोल रहा है अगर जो 5,000 आपने आईटीसी दिया, ठीक है, उस पर इन केस आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली,
तो फिर आप आईटीसी नहीं लोगे। वैसे टेक्निकली मतलब रूल भी यही बोलता है कि इन केस आप एलिजिबल हो आईटीसी के लिए तो इस वैल्यू को आप आईटीसी क्लेम कर लो एंड डेप्रिसिएशन जो आप क्लेम करोगे वो 50,000 पे करोगे। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 50,000 पे तो हमें 5,000 का आईटीसी मिल जाएगा। इन केस हमने 55,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं टोटल वैल्यू पे तो फिर हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। सबसेक्शन 4 बोलता है ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ after 13th day of November following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। ये important है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है लेट सपोज मैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कोई बिल था, ठीक है, किसी भी महीने का ले लीजिए। तो ये बात कर रहा है जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, एंड फाइनेंशियल ईयर वैसे तो आपको पता होगा इसका एंड होगा 31 मार्च 2022 को। तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो हमें इसी साल में अपने सारे आईटीसी क्लेम कर लेना चाहिए था जो भी हमने परचेज किया। लेट सपोज कुछ ऐसा हो गया कि हम आईटीसी नहीं क्लेम कर पाए किसी भी रीज़न से, कि हमारे बिल नहीं मिले थे, मिसप्लेस हो गए, बाद में हमें ध्यान आया। तो ये बोल रहे हैं जो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाओगे, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपको नवंबर 30 मतलब 30 नवंबर तक का टाइम है, और जिस दिन भी आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी विच एवर इज अर्लियर। तो इट मीन्स जो हमारे पास मैक्सिमम टाइम है अपना आईटीसी क्लेम करने का वो सेम फाइनेंशियल ईयर तो हम कर ही सकते हैं ऑब्वियस, बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के नवंबर 30 तक भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले टाइम था 30 सितंबर तक का, बट गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया है। तो इट मीन्स 30 नवंबर तक हम सारा आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए एक प्लानिंग वाली बात ये भी हो सकती है, क्योंकि देखो एनुअल रिटर्न ना हो सकता है नवंबर से पहले आ जाए। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एनुअल रिटर्न हमने पहले फाइल कर दी, लाइक हमने अगस्त में ही एनुअल रिटर्न फाइल कर दी। तो उस केस में क्या होगा, जब हमने पहले एनुअल रिटर्न फाइल कर दी तो नवंबर तक का टाइम हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि विच एवर इज अर्लियर बोल रहा है। तो इसमें एक प्लानिंग वाली ये बात है कि एनुअल रिटर्न हमेशा नवंबर के बाद ही करनी चाहिए, 30 नवंबर इन केस ड्यू डेट है तो, ठीक है। अगर लेट नहीं हो रहा तो 30 नवंबर है उसके बाद ही करना चाहिए, अदरवाइज जो भी एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट होगी उस पर करनी चाहिए, सो दैट पेनल्टी नहीं लगे, ठीक है। तो 30 नवंबर एक इम्पॉर्टेंट डेट है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए रिवर्सल, जो मैंने आपको बताया था कि 180 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसी के रिगार्डिंग रूल में डिटेल में लिखा हुआ है, एंड रूल ये है 37। अभी इसी क्लास में मैंने आपको रूल 36 पढ़ाया था, ठीक है, बट अब मैं पढ़ा रहा हूँ रूल 37। एंड रूल 37 बात करता है जो भी 180 डेज वाला क्राइटेरिया था उसी को लेके। एंड इसमें प्रोविजन 1 बोलता है ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एनी इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ बट फेल्स टू पे द सप्लायर। सप्लायर को उसने पे क्या नहीं किया टैक्स की अमाउंट, एंड जो भी उस गुड्स की अमाउंट थी वो पे नहीं की विद इन द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट कितनी थी 180 डेज, ठीक है। एंड उसमें ये बोला है प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमें रिवर्स करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कंडीशन लगा रहा है प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। देखिए यहाँ पे शेड्यूल 1 का रेफरेंस दे रहा है, एंड मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ शेड्यूल 1 को। इनकेस आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लीजिए, इनकेस आपको सही से याद नहीं आ रहा है तो आप उसको दोबारा देख लीजिए। शेड्यूल 1 में लिखा हुआ था कि कौन सी ऐसी सप्लाईज है जिनको अगर बिना कंसिडरेशन बिना पेमेंट के भी हम वो सर्विस या गुड्स लेंगे तो उनको बेसिकली सप्लाई माना जाएगा, उस पर जीएसटी लिया जाएगा। तो शेड्यूल 1 में अगर कुछ सप्लाई ऐसी स्पेसिफाइड है ऑफ द सैड एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजन। अगर हमने शेड्यूल 1 की कोई सप्लाईज थी एंड शेड्यूल 1 के रीज़न से ही हमने जीएसटी लगाया और वहाँ पे शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे कोई कंसिडरेशन होता ही नहीं है, हम जबरदस्ती जीएसटी ले लेते हैं, तो उस केस में ये बोल रहा है इनकेस हम पेमेंट भी नहीं करेंगे तो मान लिया जाएगा पेमेंट होगी, ठीक है। डीम्ड वर्ड है, मान लिया जाएगा टू हैव बीन पेड, पेमेंट हो गया। नेक्स्ट ये बोल रहा है प्रोवाइडेड मीन्स ये भी अगेन कंडीशन लगा रहा है provided further that the value of supplies on account of any amount added in accordance with the provision of clause B subsection 2 section 15 shall be deemed to have been paid for the purpose of second proviso to subsection 2 of section 16।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Rule 37 again, clause 2, the amount of input tax added referred to in sub rule 1 shall be added to the outward tax liability of the registered person for the month in which the details are furnished। यहाँ बेसिकली ये बात कर रहा है, जो सब रूल 1 में टैक्स लाइबिलिटी की बात कर रहे थे, इसमें कि हम उसको रिवर्स करेंगे, वो जिस महीने में हम वो डिटेल डालेंगे रिटर्न में, उस महीने की आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो मीन्स हमें आउटपुट लाइबिलिटी का मतलब है पेमेंट करना है। ठीक है, थर्ड है क्लॉज, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट, मतलब जो हम ऐसे रिवर्सल करेंगे उस पर इंटरेस्ट भी देना होगा एट द रेट नोटिफाइड, उस रेट के हिसाब से जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। एंड आई थिंक ये अभी 18% चल रहा है। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग क्रेडिट ऑन सच सप्लाई टिल द डेट व्हेन द अमाउंट एडेड टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, मीन्स जब से हमने उसका क्रेडिट लिया, लेट सपोज मैंने 1 अप्रैल 2021 को उसका आईटीसी लिया था, एंड अब मैं उसको रिवर्स कर रहा हूँ 30/9/2021 को, तो यहाँ से इस बीच के जितने भी दिन होंगे उतने दिन का मुझे इंटरेस्ट के साथ उसको पे करना पड़ेगा। फोर्थ प्रोविजन, द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 शैल नॉट अप्लाई टू ए क्लेम फॉर रीअवेलिंग of any credit in accordance with the provision of act or provision of this chapter that has been reversed earlier। देखिए, टाइम लिमिट जो सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16, अगर आप सबसेक्शन 4 की बात करेंगे, सबसेक्शन 4 है, टाइम लिमिट कितनी दी थी यहाँ पे, नवंबर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम टाइम है जिसको आप पिछले साल का आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इन केस ये डेट निकल गई तो फिर आप वो आईटीसी क्लेम कर ही नहीं सकते, तो इट मीन्स ये लिमिट लग गई है, टाइम लिमिट दे दी है अपना आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो यहाँ ये बोल रहा है कि जो 180 डेज वाली हमारी आईटीसी हमने रिवर्स किया था, 180 डेज तक पेमेंट नहीं करने पे, इन केस उसका पेमेंट हम कभी भी करेंगे, लेट सपोज हमने उसका पेमेंट 5 साल बाद किया, तो भी हम उसको आईटीसी ले सकते हैं, वो नवंबर वाली टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं चलेगी। ठीक है, एंड बेसिकली ये सेक्शन की वजह से बहुत सी कंपनीज को इश्यूज ऑब्वियस हुआ होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में 180 डेज का मतलब है 6 मंथ, बट इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि लोग 9 महीने का उधार माल सेल कर देते हैं। तो जब उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि 9 महीने तक कोई पेमेंट नहीं करना, बट लॉ बोल रहा है कि हाँ जी 6 महीने तक ये करो, तो ये कहीं ना कहीं इससे इंडस्ट्री में लोगों को दिक्कत हुई होगी। ठीक है, और चलो वो अलग पॉइंट है, बट लॉ ऐसा ही बोलता है। ठीक है, जो लॉ बोलता है वैसा करना पड़ता है, चाहे वो कैसा भी हो। एंड देखिए सेक्शन 16 का ये प्रोविजो है लास्ट, इसमें ये लिखा गया है जब जीएसटी आया था, ठीक है, तो उसमें फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है ये 17-18 की, जिस टाइम फर्स्ट टाइम ये जीएसटी आया था, उस टाइम पे जो टाइम लिमिट थी वो थी 30 सितंबर 2018। तो यहाँ तक आपको आईटीसी लेना है। बट देखिए, जब उस टाइम पे जीएसटी नया नया था, बहुत सारे जो ऑनलाइन जीएसटी की वेबसाइट है उसमें फीचर अवेलेबल नहीं थे, बहुत सारी टेक्निकल एरर आ रही थी, एंड लोगों को भी इतना आइडिया नहीं था, नया नया जीएसटी था, तो कन्फ्यूज़न बहुत थी। तो इस टाइम लिमिट को बढ़ा के गवर्नमेंट ने इसको सितंबर 2019 कर दिया था, बट ये पिछले पीरियड के लिए तो इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो आईटीसी का सेक्शन 16 में आपको करा चुका हूँ, एंड आपको काफ़ी क्लियरिटी आई होगी। एंड देखिए, एक बार के पढ़ने में तो 100% क्लियरिटी नहीं आएगी, आप बार बार पढ़िए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पढ़िए। इनकेस कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इनकेस ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।